नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे आमदनी की और खर्च की। इसकी लगातार पिछले कुछ महीनों से चर्चा हो रही है। आम आदमी की, आपकी, मेरी आमदनी घट रही है, खर्च लगातार बढ़ रहा है, ऊपर से महंगाई का पुट आ गया है, नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें घट रही हैं, कट रही हैं। सरकार भी यही तर्क देती है कि देखिए आमदनी हमारी कम हो रही है, खर्च ज्यादा है, इसीलिए आपको पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे, टैक्स की मार आप पर पड़ेगी। क्या करें? आपके कल्याण के लिए ही पैसा खर्च करना होता है, तो आपको पैसा तो भरना होगा। सरकार के पास कोई जादुई छड़ी तो है नहीं। अब सरकार के खर्च की बात करते हैं। एक पुरानी कहावत थी, बचपन में स्कूल में आप सबने पढ़ी होगी, इंडिया इज अ रिच कंट्री बट इट्स इनहैबिटेंट्स आर पुअर। यानी कि भारत एक अमीर देश है, बहुत कुछ है हमारे पास, साधन संसाधन, लेकिन बाशिंदे गरीब हैं। पर दरअसल यह स्कूल में हमें गलत पढ़ाया गया है, इसे बदल देने की जरूरत है। दरअसल हमें यह पढ़ाया जाना चाहिए कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री बट द रूलर्स आर रिच। यानी कि देश गरीब है, लेकिन हमारा शासक वर्ग जो है, हमारे कर्ता धर्ता जो हैं, वो शाह हैं, राजशाही है, लोकशाही नहीं। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? आज राजस्थान पत्रिका अखबार है, मैं सोर्स दे के खबर आपको बताता हूं, क्योंकि यह इन्वेस्टिगेशन, यह खबर राजस्थान पत्रिका की और उनके संपादकों की मेहनत का नतीजा है। फ्रंट पेज पर यह खबर छापी है। खबर क्या है? हिल स्टेशनों पर विशेष राजभवन की व्यवस्था से हो रहे करोड़ों रुपए ठंडे। हिल स्टेशन, ठंडा मौसम होता है ना, तो यह आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, इसे गौर कीजिएगा। यह 1868 में माउंट आबू, राजस्थान की तस्वीर दिखा रहा हूं। एक राजभवन है ये। एक तो राजधानी में राजभवन होता है, लेकिन 1868 में गोरों का जब काल था, उनकी हुकूमत थी, हम गुलाम थे, तो यह गवर्नर जनरल के एजेंट के लिए बनाई गई थी यह जगह। ड्राइंग रूम में ब्रिटिश काल का पियानो आज भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, और यहां पर राज्यपाल रुकते हैं। अभी पिछले महीने एक हफ्ते के लिए वहां के राज्यपाल कलराज मिश्र यहां रुके, और इससे पहले इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल 6 साल पहले हुआ था। 6 साल पहले, यानी कि पूरा लाव लश्कर यहां पर रहता है, तैनाती रहती है कर्मचारियों की, बावर्चियों की, मालियों की, चौकीदारों की, सफाई कर्मचारियों की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की। 6 साल में एक बार इस्तेमाल। माउंट आबू की तस्वीर। अब पचमढ़ी दिखाता हूं। यह मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी में लगभग 23 एकड़ में यह राजभवन फैला हुआ है। 1887 में यह बना था। अभी 10 मार्च 2018 को आनंदीबेन पटेल पंचमढ़ी गई थी, राज्यपाल, 3 दिन के लिए रुकी। अब नैनीताल की बात कर लेते हैं। पचमढ़ी तो 23 एकड़ का है। नैनीताल में यह विशेष राजभवन है, विशेष, खूबसूरत वादियों में हमारे गोरे हुक्मरान तफरी के लिए, छुट्टी मनाने के लिए जाया करते थे। आज भी प्रॉपर्टी है राज्यपाल के इस्तेमाल के लिए। 1899 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के गवर्नर के लिए यह बनाई गई थी। यहां पर गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल, तमाम सहूलियतें हैं। किसके लिए? राज्यपाल के लिए। महाराष्ट्र की बात बताता हूं, वहां पर राजभवन तो है मुंबई में, 3 और विशेष राजभवन हैं, 3 और, महाबलेश्वर, पुणे,
और नागपुर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। महाबलेश्वर में गर्मी के लिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। पुणे में वर्षा के लिए, मुंबई में अरे भाई वाटर क्लॉगिंग हो जाती है। नागपुर सर्दियों के लिए। तो हर राजभवन में तय महीने के अनुसार राज्यपाल अपना वक्त व्यतीत करते हैं। अब कुछ दिनों के लिए आने वाले हैं। अब ऊटी, आपको दक्षिण भारत लिए चलता हूं, तमिलनाडु। 87 एकड़ में यह राजभवन बना हुआ है। मुख्य इमारत 30,000 वर्ग फीट की है। 17 अतिथि कमरे हैं। और कोरोना काल में पिछले 1.25 साल से राज्यपाल एक बार भी नहीं आए। फर्जी इमारत है, कर्मचारी हैं और खर्च हो रहा है। किसके पैसे से? आपके और मेरे पैसे से। खर्चा तो हो रहा है ना। दुहाई दी जाती है जी खर्च बढ़ गया, आमदनी कम है, तो यहां पर खर्चे क्यों हो रहे हैं? अब दार्जिलिंग की बात करते हैं। यह ब्रिटिश राज में गवर्नर जनरल्स का, कलकत्ता राजधानी भी थी 1911 से पहले तक। तो गर्मियों का आवास था। भाई गर्मी नहीं झेल पाते थे ना गोरे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ 3 बार यहां आ भी चुके हैं। और इस दरबारी संस्कृति का सबसे बड़ा नमूना जम्मू कश्मीर। यहां पर पूरा दरबार सर्दियों में श्रीनगर से जम्मू आ जाता था कि भाई वहां तो बर्फ जम गई, अब काम कैसे होगा। इसमें लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यह तो भला हो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का, अब यह परंपरा बंद की गई है। अब यह बंद हुई है। आजाद भारत से पहले भी चली आ रही थी, उसकी तो बात छोड़ दीजिए। 74 साल में अब पहली बार बंद की गई। 74 साल में 200 करोड़ रुपए आज के हिसाब से लगा लो तो कितने खर्च हो चुके, सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कहने को लोकशाही है कि जनता जनार्दन है, जनता का राज है, पर जनता के पैसे के नाम पर राजशाही चल रही है क्या? और यह सिर्फ राजभवनों की बात नहीं है। दिल्ली में लुटियंस दिल्ली, आजकल तारीफ में यह शब्द नहीं बोला जाता। लुटियंस दिल्ली मतलब जो एंट्रेंस्ड लोग हैं, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, जिनकी एक्सेस है, नेटवर्किंग है, उस नाम से जोड़ दिया गया। पर ये लुटियंस दिल्ली में ही हमारे सारे कर्ता धर्ता रहते हैं। 2800 हेक्टेयर का ये इलाका है। ये तमाम इलाके जो है ना, अशोक रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, पृथ्वीराज रोड, कृष्ण मेनन मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, यहां पर हमारे सत्ता के कर्ता धर्ता रहते हैं। और यहां पर टाइप 7 टाइप 8 जो बंगलोज हैं, 2.5 से 3 एकड़ से नीचे कोई बंगला नहीं है। 2.5 से 3 एकड़, 625 ऐसे बंगले हैं। आम आदमी को 2 कमरे का मकान मिल जाए तो वो सुकून मानता है, उसकी ताल भी ठोकी जाती है। आवास योजना में हमने इतने पक्के मकान बना दिए, लोगों को टॉयलेट दे दिए। यहां 2.5 3 एकड़ में लुटियंस दिल्ली में हमारे कर्ता धर्ता रहते हैं। फ्लैट में क्यों नहीं रहते? आमदनी अगर कम है तो खर्च क्यों नहीं कम किया जाता? और क्या यह अननेसेसरी खर्चा है? ये बहुत ही अहम सवाल हैं, इन पर हम चर्चा नहीं करते क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं। और जब लोकशाही की बात कर रहा हूं, लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, तो चुनाव आयोग ने सीमाएं तय कर रखी हैं चुनाव में। भाई विधानसभा का चुनाव है, 40 लाख रुपए से ऊपर उम्मीदवार खर्च नहीं कर सकता। लोकसभा के चुनाव हैं, 70 लाख रुपए से ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते।
लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा है नंगा नाच, लोकतंत्र के नाम पर नंगा नाच, पंचायत सदस्यों की बोली लगी, 20 लाख ले लो, 30 लाख ले लो, 40 लाख ले लो। 40 लाख में पूरा चुनाव लड़ना होता है। यहां पर एक सदस्य को कि जिला पंचायत अध्यक्ष को वोट देने के नाम पर लो जी 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। यही ब्लॉक प्रमुख में काम हो रहा है। राजनीतिक दलों के खर्चे अगर आप देख लो, उसकी जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूं। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो देश में पैसे की तो कमी नहीं है, कर्ता धर्ताओं के हाथ में पैसा तो बहुत है, लेकिन आप पर मुझ पर खर्च करने की बात आ जाए, देश के कल्याण में, देश के विकास में पैसा खर्च करने की बात आ जाए, तो जी आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा हो गया, थोड़ा टैक्स और दे दो, ये देश हित में। क्या ये आज की परिस्थिति है? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, देश में लोकशाही या राजशाही? वो अंग्रेज चले गए, मकॉलियन डॉक्ट्रीन थी ना कि इंडियन इन ब्लड बट ब्रिटिश इन देयर बिहेवियर, मतलब कोकोनट, ये शब्द मैंने पहले इस्तेमाल किया। हम काले या गेहूं रंग के हो जाएं, मन में अभी भी हम गोरे हैं। राजशाही हमें पसंद है, जी हजूरी, माई बाप कल्चर अभी भी चल रहा है। और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आम आदमी का घर कैसे चलेगा भैया? तो हम टैक्स देते रहें। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल। कांग्रेस ने आज अपना प्रवक्ता नहीं भेजा, क्योंकि जो ये सिस्टम चला रहा है, जो ये व्यवस्था चली आ रही है, इसमें सत्ताधारी पार्टियों की, जिसने सत्ता संभाली, उनकी एक अहम जिम्मेदारी है और जवाबदेही है। लेकिन जवाबों का मादा नहीं था शायद, कांग्रेस ने प्रवक्ता नहीं दिया। मेरे साथ यशोवर्धन आजाद, सीनियर आईपीएस रह चुके हैं, व्यवस्था को भली भांति जानते हैं, समझते हैं और परखा है। मेरे साथ प्रोफेसर जगदीप छोकर, फाउंडर मेंबर हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। यहां जो खुला पैसों का खेल चलता है, उसकी बखियां उधेड़ते हैं, बहुत ही अनकंफर्टेबल फैक्ट्स खंगाल कर लाते हैं प्रोफेसर छोकर। सुभाष चंद्र अग्रवाल, देश के फॉरमोस्ट आरटीआई एक्टिविस्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के हक का इन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया है, सरकारों की चूल्हे हिलाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी हैं स्टूडियो में, और साथ ही साथ आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं और बीबीसी में काम किया है। जिन गोरों ने यह व्यवस्था छोड़ी, आज उनकी व्यवस्था क्या है, ये लंदन में इन्होंने काम किया है, वो भी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो यशोवर्धन आजाद, 74 साल आजादी के बाद अगर मैं ये सवाल पूछूं, हमारी लोकशाही है या राजशाही में जी रहे हैं, या गलत सवाल पूछ रहा हूं? सवाल तो आपने बहुत ही अहम पूछा है, और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं संदीप, कि आपने इस ऐसे विषय को उठाया है जिसके बारे में कोई आज चर्चा भी नहीं करता और जिसके बारे में कोई बात भी नहीं होती। पहली बात तो ये तीन पॉइंट कहूंगा इस पे, मैं नोट कर रहा था जब आप बता रहे थे। पहला तो ये कि आज राजभवनों की न वो गरिमा रही है और न वो मर्यादा। और अगर हम देखें जिस तरह के हमारे अधिकतर पार्टी वर्कर्स ही गवर्नर की हैसियत से जा रहे हैं, उन्होंने अपने जो उस अहम पोस्ट को तरजीह भी नहीं दी है। ऐसे में राजभवन को इस तरह से फैलाना और अपनी शासकीय संपदा का दुरुपयोग करना, वो भी आम व्यक्ति के खर्चे पर, ये बहुत बड़ा अन्याय है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इशू को रेज किया। दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वो ये है, आज समय ये है जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये आवश्यक है कि इस शासकीय संपदा की उत्पादकता बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े,
और इसका आर्थिकरण हो, इसको मोनेटाइज किया जाए। मैं इसके बारे में नहीं, जो इंडियन पोस्टल सर्विस और डिफेंस के पास इतनी संपदाएं पड़ी हैं जिसका उपयोग भी नहीं होता है। मैं कितने इन राजभवनों में जाके ठहर चुका हूं गेस्ट बन के, और मैंने देखा है कि इस तरह का जो ओपुलेंस है, भगवान हमें बचाए, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप मुझसे ज्यादा दुनिया घूमे हैं और राजभवन भी देखे हैं। मैं अभी का उदाहरण देता हूं। मैं कोलकाता में था, जगदीप धनखड़ साहब से मैंने वक्त मांगा, उन्होंने वक्त दिया भी। मैं राजभवन में घुसा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। महल में घूम रहा था मैं। डाइनिंग टेबल, 50 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, लाखों रुपए के शैंडलेज, किसके लिए? और यहां रोना रोया जाता है कि पैसे की कमी है देश में। देखिए संदीप, पुराने जमाने में इसकी एक अहमियत थी, क्योंकि जिस तरह के बाहर के विदेशी बड़े बड़े लोग आते थे, उसमें बैंक्वेट्स वगैरह का माहौल था। लेकिन आज की दुनिया में जब किसी को समय नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे सारे काम हो रहे हैं, तो इतनी औपचारिकताओं की भी आवश्यकता नहीं रही है। जैसे मैं एक और उदाहरण आपको दे रहा हूं सर्किट हाउसेस का। सर्किट हाउसेस जो बने रहते हैं, उनको भी आज मोनेटाइज करके वहां पे छोटे छोटे होटल बना दिए जा सकते हैं। और पाकिस्तान ने यह काम कर दिया, जिसको हम गरियाते हैं बात बात पर। नवाज शरीफ ने जहां सरकारी जितनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पड़ी हुई थी जिनका इस्तेमाल नहीं था, उन सबको रिजॉर्ट्स बना दिया कि नहीं चाहिए, यह सरकार के इस्तेमाल में क्यों आए, इससे पैसा कमाया जाए। और तीसरी बात यह है कि स्टेट्स जो आज रो रहे हैं कि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और वो उधार पे चल रहे हैं आरबीआई से और सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस से, आज ये आवश्यक है कि ये जितना पैसा मिलता है वो ज्यादा खर्च हेल्थ और एजुकेशन पे कर। और इसलिए एक बार फिर से बधाई कि इस इशू को अब नेशनल तौर पे देखना चाहिए कि कैसे हम इस पे आगे बढ़ें, कैसे मोनेटाइज करें और इस पैसे का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। बधाई के पात्र दरअसल राजस्थान पत्रिका और उनके रिपोर्टर्स हैं, और मैं इसलिए सोर्स बताता हूं। किसी दूसरे की खबर को अपनी खबर बताकर यह चलन न्यूज 24 में हम नहीं करते। ये उन्होंने खबर उठाई और ये बहुत अहम खबर थी, हम उसका इस्तेमाल इस चर्चा में कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल डिस्क्लोजर फिर से करना चाहूंगा। यशोवर्धन आजाद। जगदीप छोकर साहब, ये तो गवर्नर जनरल लाट साहब जो थे उनके लिए बने थे ना ये राजभवन। एक राजभवन चलिए राजधानी में है, वो तो मान लिया। यहां 3 महाराष्ट्र में, कोई दार्जिलिंग में राजभवन तो है ना, उत्तराखंड का देहरादून में, पर नैनीताल में भी चाहिए और उसमें खर्च आता है ना। तो मतलब गोरे चले गए, चमड़ी का रंग बदल गया, मानसिकता नहीं बदली है 74 साल बाद भी। आपका प्रश्न खत्म हो गया जी। देखिए, मानसिकता तो नहीं बदली है, इसमें कोई शंका है ही नहीं। और ये जो आप कह रहे हैं कि सत्ता बदल गई, मानसिकता नहीं बदली, ये बात बहुत पुरानी है। ये मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, महात्मा गांधी ने भी कहा था, और अभी भी हमारे चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक सत्ता बदलने से और दूसरी सत्ता लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो सत्ता में जो लोग आते हैं वो ये समझते हैं कि अब वो देश के मालिक हो गए। मुझे भी एक राजनीतिज्ञ ने एक टेलीविजन डिबेट में कहा था कि आपने हमको अब चुन लिया है 5 साल के लिए, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, एक तो राजनीतिज्ञों की बात है, ये इंडिविजुअल या एक आदमी की बात है। दूसरा सवाल है राजनीतिक दलों का। ये जितना, मेरे हिसाब से जितनी गड़बड़ चल रही है, जो आप जानते ही हैं, उसके लिए इंडिविजुअल पॉलिटिशियन की बजाय पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा जिम्मेदार हैं। बिकॉज पॉलिटिकल पार्टियां या उनमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कोर ग्रुप है, हाई कमांड है,
सुप्रीमो है, उनकी मर्जी से लोग इलेक्ट होते हैं और उनकी मर्जी से ही काम चलता है। जो देश में आपने पूछा कि ये क्या है, वो जनता राज है कि दूसरा है, राजशाही है। हाँ, राजशाही नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टियों की शाही है। नहीं, मैं आप ही की रिपोर्ट पढ़ रहा था प्रोफेसर छोकर, आपने लोकसभा का अंदाजा लगाया है और इसीलिए मैंने कहा ये 40 लाख रुपए विधानसभा के लिए, 70 लाख रुपए जी लोकसभा के लिए, और ये उत्तर प्रदेश में जो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, जो दाम लग रहे हैं 30 लाख रुपए ले लो, 40 लाख ले लो, मतलब एक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए, ब्लॉक प्रमुख के अध्यक्ष के चुनाव के लिए। आपकी जो रिपोर्ट है वो कहती है एक लोकसभा सीट जहां पर लगभग 15 लाख वोटर होते हैं, सारे खर्चे, अब मैं उस डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं कि भाई 3 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ, 100 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, आप 150 कार्यकर्ता का इस्तेमाल करते हैं, कुल मिलाकर खर्च 16 करोड़ आता है। मतलब यहां सैकड़ों करोड़ रुपए चुनावों में स्वाहा होते हैं, पर बाद में जब आम आदमी को राहत देने की बात आए तो कहते हैं कि देश गरीब है। आपकी रिपोर्ट को मिसकोट तो नहीं कर रहा हूं मैं प्रोफेसर छोकर? नहीं, आप बिल्कुल मिसकोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि ये जो आप 40 लाख और 70 लाख की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बात करने की है। 2009 के लोकसभा चुनाव में हमने 6,753 उम्मीदवारों का ये जो चुनाव के खर्चे का एफिडेविट देते हैं उनको एनालाइज किया था। 6,753, उनमें से सिर्फ 4 लोगों ने कहा था कि उन्होंने जो लिमिट्स थी उसका 90% खर्च किया। 30 लोगों ने कहा कि उन्होंने उसका 70-80% खर्च किया। तो ये 34 लोग निकाल दीजिए तो बचते हैं 6,719। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो 45 से 55% खर्च किया है लिमिट का। और एक पूर्व मुख्य चुनाव कमिश्नर ने यह कहा था कि अगर ये हालत है तो ये खर्चे की लिमिट बढ़ाने की बजाय कम कर देनी चाहिए। मतलब 70 लाख रुपए में से 35 लाख भी खर्च नहीं किए। ये 6,719 उम्मीदवार कह रहे हैं, कुल उम्मीदवार थे 6,753। हाँ, और उसमें हर चुनाव में ये बात होती है कि ये खर्चा बढ़ा दीजिए, कम है। और एक बड़े प्रोमिनेंट उम्मीदवार थे, वो मंत्री भी रहे हैं, उनका देहांत हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि उन्होंने पिछले चुनाव में 8 करोड़ रुपया खर्च किया था। और जब उनका एफिडेविट देखा गया तो उसमें करीब 16 लाख या 26 लाख ऐसा था। तो मतलब देश में पैसे की तो कमी है नहीं प्रोफेसर छोकर, जो ये दुहाई दी जाती है जी सरकार की आमदनी कम हो गई, खर्च बहुत ज्यादा है। खर्चा करने के लिए पैसे तो आ जाते हैं राजनीतिक दलों के पास, हमारे कर्ता धर्ताओं के पास। सरकार के पास कमी है, हाँ। राजनीतिक दलों के पास कमी नहीं है। तो वो क्या उनके घर में कोई अलग से प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है कि सरकार तो प्रिंट नहीं कर सकती, वो जादुई छड़ी घुमा नहीं सकती? राजनीतिक दल वो जादुई छड़ी घुमा देंगे और पैसे आ जाते हैं, बरसने लगते हैं। देश के लिए नहीं बरसते, चुनाव में बरसने लगते हैं। मैं तो किसी राजनीतिज्ञ के घर में गया नहीं, मैंने देखा नहीं मशीन है कि नहीं है। लेकिन जो देखने को मिल रहा है, चुनाव के दौर में जितना खर्च होता है वो जो डिक्लेयर होता है वो टोटल खर्चे का शायद 10% होता है। तो किसी ने अंदाजा लगाया था कि पिछले लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 60,000 करोड़, ये हमारा अंदाजा नहीं है, एक और संस्था है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, उन्होंने कहा था। लेकिन अंदाजा ही है, आज तक किसी को ये पता नहीं है कि चुनाव में टोटल खर्चा कितना। नहीं, अंदाजे तो बहुत चलते हैं ना, 17-18 लाख करोड़ रुपए काले धन में है, काला धन आएगा। ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था 2014 से पहले, एक बाकायदा आंदोलन चला जिसकी उपज अरविंद केजरीवाल की शक्ल में भी हमने देखी, पर काले धन की बात खत्म हो गई है। लेकिन मैं मुद्दे पर फिर से आ रहा हूं
आलोक जोशी, आप लंदन में भी रहे हैं, बीबीसी के लिए काम किया है। ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि हम लोकशाही में जी रहे हैं कि राजशाही में? गोरे चले गए पर वही व्यवस्थाएं वो चली आ रही हैं। आज भी हम कोकोनट ही हैं। आप तो लंदन में रहकर आए हैं। ये 625 लुटियंस दिल्ली में 625 टाइप 7 टाइप 8 बंगले हैं। आम आदमी के लिए बाथरूम बना दिया जाए तो उस पर वोट मिल जाते हैं। 625 टाइप 7 टाइप 8 बंगले। राष्ट्रपति भवन की भी थोड़ी बात कर लें। राष्ट्रपति भवन कुल मिलाकर 190 एकड़ में है, 340 कमरे हैं। लंदन में भी ऐसा ही है। वहां के मंत्रियों के पास 2.5 3 एकड़ों के मकान हैं। लंदन की बता दूं कि वहां जो प्रधानमंत्री का घर है, वो आपने तस्वीरें देखी होंगी, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जिसको कहते हैं, वो सड़क से लगा हुआ है। उसके आगे पीछे कोई बड़ा भारी कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे हमारे यहाँ तो पहले प्रधानमंत्री के बंगले के बाहर बगल वाला बंगला, फिर उसके दूसरी तरफ का बंगला, और अब वो पूरी सड़क ही एक तरह से प्रधानमंत्री का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। तो ये फर्क तो प्रधानमंत्री का हो गया। अब वहां जो रानी है, जो महारानी है ब्रिटेन की, वो जिस बकिंगम पैलेस में रहती हैं, जिसकी तर्ज पर यहाँ नैनीताल का राजभवन बताया जाता है कि उसको देख के बना है, उस बकिंगम पैलेस में जहां महारानी का निवास है, वहां आधे से ज्यादा हिस्से को टूरिस्टों के लिए खोल रखा है। 12 पाउंड का टिकट लगता था कई साल पहले जब मैं गया था। 12 पाउंड एक आदमी से वसूल कर वो कमाई की जाती है जम के। आपने यहाँ ध्यान है मुझे, नैनीताल में गया था जब बरनाला साहब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुए थे, तो उन्होंने नैनीताल के राजभवन को, उसके एक हिस्से को इसी तरह खोल दिया था पब्लिक के लिए। टिकट बहुत ज्यादा नहीं था, कम था, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रयोग था। उन्होंने कहा इतना बड़ा बंगला है, 205 एकड़ में है नैनीताल का राजभवन, और इसमें तमाम देखने लायक चीजें हैं। वहां सुल्ताना डाकू के जो हथियार बरामद हुए थे, वो उसका एक पूरा अच्छा भला अजायब घर जैसा जमा है वहां। तो उन्होंने उसको पब्लिक के लिए खोला था कि जनता आए और इसके बड़े हिस्से को देखे। मैं और मेरा परिवार कितने हिस्से में रहते हैं, तो उन कमरों को छोड़ दें, सिर्फ मेरे बेडरूम में झांकने न जाएं या मेरे दफ्तर में ना आए, बाकी हिस्सा लोगों को देखने की छूट दी जाए। ये जो बाकी राजभवन हैं जो पूरे साल खाली रहते हैं, अब तो और मजा देखिए। उत्तर प्रदेश का एक गर्मियों का राजभवन था नैनीताल। अब जब उत्तर प्रदेश के टुकड़े हुए और उत्तराखंड अलग राज्य बना, वहां सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था। वहां से सरकार चल सकती थी क्योंकि वहां से सरकार गर्मियों में चलाई जाती थी। इसके बावजूद जो नया राज्य बना, उसकी राजधानी एक नई जगह बनी, वहां सब कुछ नए सिरे से खड़ा किया जा रहा है। इसकी क्या जरूरत थी? और अगर इसकी जरूरत थी, अभी पिछले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं, क्योंकि देहरादून में मेरा अपना घर है, मैं उसमें रहूंगा, जो मुख्यमंत्री निवास है उसको कोविड सेंटर बनवा दूंगा। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, अब मैं उस घर में मैं रहूंगा। तो वो कोविड सेंटर का फैसला फिर वापस हो गया है और वो उस घर में रहना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जिनका वास्तव में जब वो रहते हैं तब कोई इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं, बात आलोक जोशी सिर्फ प्रॉपर्टीज की नहीं है, बात मानसिकता की है। मतलब मानसिकता कितनी बदली है। गोरे चले गए तो एक और राजशाही आ गई ना। ये राजशाही नहीं तो क्या है? गोरे यहाँ थे और गोरों ने जो व्यवस्था की थी, वो ये ध्यान रखिए कि गोरों ने व्यवस्था इसलिए की थी कि वो यहाँ राज करने आए थे। ये उनका अपना देश नहीं था, वो इसका हिस्सा नहीं थे। वो जो उनका अपना देश है, वहां कैसे राज चलाते हैं उसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया। नहीं, वहां के मंत्रियों की बात नहीं बताई। यहाँ 2.5 3 एकड़ में बड़े बड़े मकान हैं, सब मंत्रियों के, बड़ी मारामारी होती है। मंत्री पद बहुतों को इसलिए चाहिए होता है कि मंत्री पद रहेगा तो बंगला बरकरार रहेगा, पार्टियां भी बदलते रहते हैं। वहां इतने बड़े बड़े मकान हैं सब मंत्रियों को। बिना मंत्री रहे भी उन बंगलों में रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप 30 साल से देख रहे हैं कि वो लगातार उन बंगलों में रहने के लिए क्या उपक्रम नहीं करते हैं। उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। आपने देखा होगा कि उनके पास वो बंगले हैं। अभी कुछ हैं जो पहली बार सांसद बने हैं, उनको बंगले दे दिए हैं। मंत्रियों को क्या ऐसे आलीशान बंगले मिलते हैं? नहीं, मेरे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। और यहाँ भी जो एक प्रपोजल है जो कई साल से चल रहा है, वो सुन ही रहे,
सेंट्रल विस्टा की बात करते हैं तो वही प्रपोजल आता है कि हम एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सेंट्रल, बड़ी हाई सिक्योरिटी वाला, जिसमें सारे मंत्री और इस तरह के लोग रहेंगे जिनको हाई सिक्योरिटी की जरूरत है। क्योंकि कई बार सिक्योरिटी के नाम पर भी जिस बंगले में आप रहते हैं वो और उसके बगल वाला बंगला भी आपके पास आ जाता है, क्योंकि आपको इतना खतरा है आपकी जान को। मैं ये नहीं कहता हूं किसी की जान को खतरा है या नहीं है, लेकिन अगर जान को खतरा है तो उसके दूसरे तरीके हो सकते हैं, दूसरे तरीके आजमाए जा सकते थे। सच बात यही है कि मन में नहीं है, मानसिकता नहीं है। जिस उम्मेद भवन पैलेस की तर्ज पर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बना है, वो उम्मेद भवन पैलेस तो राजशाही का घर था। उसमें कितना बड़ा होटल चल रहा है आप देख रहे हैं। उसमें भी कुछ हिस्से में वो जो पुराना राज परिवार था उसके लोग रहते हैं, लेकिन बाकी हिस्से में होटल चलाते हैं वो। ठीक है, तो गोपाल बाबू, जो ये सरकार कहती है कि भाई आमदनी कम है, खर्चा बहुत ज्यादा है, संसाधन तो हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज भी हैं, बड़ी आसानी से मोनेटाइज किया जा सकता है। 74 साल हो गए आजादी को, तो ये किस चीज के सिंबल हैं जिन्हें हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? ये लेगेसी, इसको बढ़ा क्यों रहे हैं हम? ये बिल्कुल बातचीत है कई चीजों के बारे में। जो मानसिकता है, इंपीरियलिस्टिक मानसिकता, उससे देश कई जगहों से निकला नहीं है। चाहे वह गुलामी की मानसिकता हो, अभी तो आप ये बात कर रहे हो औरंगजेब के नाम से कैसे चल रहा है, तो जो ये जो है ये पूरी चीजें इसमें, लेकिन कई चीजें हैं जिसको सामूहिकता से हमें देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, आपकी बात में दम है। ये जो बात सामने आई है इसके ऊपर एक व्यापक नीति बनानी पड़ेगी, और देश में कोई भी डिसीजन एडहॉकिज्म से नहीं लिया जा सकता। इसके ऐतिहासिक मूल्यांकन भी करने पड़ेंगे, मानसिकता के ऊपर क्या करना पड़ेगा, इसका वैकल्पिक इस्तेमाल क्या हो सकता है। जैसे हवेलियों में होटल, हेरिटेज होटल बन गए हैं, वह भी हो सकता है, सरकारी खर्च नहीं होगा। लेकिन पर्टिकुलरली आपने पश्चिम बंगाल के राजभवन की हालत आपने बताई, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं भी बहुत वर्ष पहले वहां गया था। इससे पहले जब जगदीप धनखड़ जी नहीं थे, 5-6 साल पहले, लेकिन मैंने वहां पे देखा वो बहुत ही खस्ता और जर्जर हालत में हो रहा था। उसकी मेंटेनेंस पे वहां पे उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खर्चा है। तो ऐसा नहीं है कि वह जगह बहुत है। नहीं, मैं यहां पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में कतई नहीं हूं। मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं, एक मानसिकता की बात कर रहा हूं। हम ये गुलामी की निशानी क्यों ढो रहे हैं? या हम देखिए वो जी हजूरी का माई बाप कल्चर है। अरे जब तक बड़ा आलीशान बंगला नहीं होगा तो लोग मानेंगे कैसे कि हाँ जी ये हमारे कर्ता धर्ता हैं। नहीं, मैं तो खुद कई बार कहता हूं कि ये जो वेरियस पर्क्स हैं ये भी एक तरीके से, बहुत तरीके से भ्रष्टाचार के जनक हो जाते हैं कई बार। हाँ, तो इसीलिए तो फिर मार चलती है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 20-20, 30-30, 40-40 लाख की बोली लग रही है पंचायत सदस्यों की, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए या अपने लोगों को बरकरार। ये सब जगह हो रहा है। नहीं, पंचायत सदस्य का इससे कोई मतलब नहीं उनको, क्योंकि वही सिंबल चाहिए उन्हें। वो इन प्रतीकों में, इन जगहों पर पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए पैसे खर्च हो रहे हैं। तो इसके लिए तो संदीप जी बहुत व्यापक चर्चा करनी पड़ेगी। आप जो डिबेट का स्तर है ना जो देश में, वह किसी भी बदलाव के लिए, अभी आपने बताया कि ये गुलामी की मानसिकता, तो सबसे बड़ी मानसिकता जब आप एक सड़क का नाम बदलना चाहते हो तो वो खत्म हो जाता है। इंपीरियलिस्टिक जो मानसिकता है, अधिनायकवाद का जो अंग्रेजों का, और ये स्वतंत्रता के बाद बदलाव एकदम आमूलचूल होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। और आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था तो ऐसी बन गई कि आप जो आप पूरे इतिहास को आप पढ़ लीजिए, इतिहास की पुस्तकों को स्कूल में देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास में कोई मूल्यांकन ही नहीं है उस समय क्या हुआ। यही तो बात है, और ये चर्चाएं बहुत जरूरी हैं सुकेश। हाँ, हम लोकशाही में, और लोकशाही भी शब्द से मुझे थोड़ी दिक्कत है, इसमें शाही जुड़ जाता है। लोकतंत्र हैं, या ये सिर्फ राजभवनों की बात नहीं है, या लुटियंस दिल्ली की बात नहीं है। अब यशोवर्धन आजाद साहब हैं, IPS हैं, ये भी इलाके में SSP रहे होंगे, या DM जो होते हैं। आप कहीं चले जाइए, अरे आलिशान घर, पूरा तामझाम, बाहर संतरी। आप नौकर हैं जनता के पैसों से आपकी तनख्वाह आती है, पर आप शाह बन जाते हैं।
ये शाह कल्चर है देश का। देखिए, पूरा पॉलिटिकल कल्चर बदलने की जरूरत है। हाँ। आपने जो ये व्यापक चर्चा की है, चंद ऐसे राजभवन हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, सर्किट हाउसेस हैं, आप सबको हटा दीजिए। आज की तारीख में आप सबको हटा दीजिए, उससे बहुत ज्यादा कुछ बदल जाएगा ऐसा नहीं है। इस पॉलिटिकल कल्चर को बदलना जरूरी है। ये पॉलिटिकल कल्चर जिसमें आपने कहा कि वो एक सेंस ऑफ पावर आता है आपके हाँ। पास, कि ये पावर हमारे पास है। हाँ, हम ये माई सब- बाप ये- हैं, ये सब- ये सब हम आप- माई बाप हैं, तुम जनता हो। ये सब आप हटा भी देंगे, हाँ। तब भी ये टोकनिज्म होगा। ये टोकनिज्म हुआ था। इस देश में अन्ना आंदोलन चल रहा था, उस दौरान ये कल्चर देखने को मिला, क्योंकि वो बड़ा इरोडेड हो गया था। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसकी क्रेडिबिलिटी दांव पे थी। तो ऐसे में सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? बड़े बड़े वृद्ध लोग, सीनियर लोग, 78 साल के एसएम कृष्णा, वो पहले, अभी भी जयशंकर जाते हैं तो वो भारत सरकार के विमान में जाते हैं। उस दौरान क्या हुआ? इस पॉलिटिकल कल्चर को बदलने के लिए नहीं, एक पब्लिक मैसेजिंग के लिए क्या हुआ कि सरकार ने कहा नहीं नहीं, हम खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार वो बिल्कुल विमर्श के केंद्र में था कि भाई हम देखिए भाई बिल्कुल सादे हैं, सिंपल है, सरल है। तो कुछ दिन तक ये चला कि लोगों ने जहाज पे जाना बंद कर दिया। मुझे याद है प्रणब मुखर्जी को छोड़ के उस समय कोई भी वो भारत सरकार का विमान इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लोग इकोनॉमी में चलने लग गए। अब ये देखिए, ये दरअसल उस जनता को भरोसे में लेने के लिए था जिस पे उनका विश्वास खत्म होता जा रहा था। इस कल्चर को बदलने के लिए नहीं था। वो कुछ दिन तक चला, और आज भूल फिर गए। आज फिर स्थिति जो की त्यों है। तो इस कल्चर को जब तक आप नहीं बदलेंगे, और ये कल्चर कैसे बदलेगा? हमने दरअसल जब इसकी शुरुआत की, जब ये डेमोक्रेसी मतलब मूर्त रूप में आई है, और उसके बाद से इस पे हमने चर्चा कम की है, इस तरफ हमारा तवज्जो ही कम गया है। हमने क्या किया है, आप उठाकर देख लीजिए, जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हाल के सालों में, हाल के दशकों में उनकी तनख्वाह थोड़ी बड़ी है। मैं डेविल्स एडवोकेट बनना चाहता हूं। किसी एमएलए, किसी एमपी, आप उनसे जाकर मिलिए, वो जनता के बीच में रहता है, उसको रहना पड़ता है, उसको 5 साल के बाद दोबारा जनता के बीच जाना है। तो उसे अपनी जनता का काम करना है, उसे 24 घंटा जनता के बीच में रहना है। तो कम से कम उसको रेम्युनरेशन उसका ऐसा होना चाहिए, रेम्युनरेशन, कि वो आजू बाजू देखना बंद करे। हम दरअसल मानकर चलते हैं ये तो विधायक हैं, ये तो सांसद हैं, तो इनके तो पॉक्सी बहुत हैं, अरे ये तो ऊपर से ही कमाई लेते होंगे। हमने उस तरीके से वो कल्चर डेवलप ही नहीं किया कि जिसमें हम भ्रष्ट बनने के लिए, बेईमान बनने के लिए, चोर बनने के लिए उनको ना कह रहे हो। हम मानकर चलते हैं, जनता भी मानकर चलती है कि हम तो सांसद साहब के पास जा रहे हैं, हम जाएंगे वहां इलाज कराएंगे, वही हमारे लौटने का इंतजाम कर देंगे, क्योंकि वो हमारे एमपी हैं। लेकिन हमने उसको इस तरीके से एम्पावर नहीं किया है। मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लूं, सैलरी छोड़ दीजिए, मुझे लगता है एक विधायक की सैलरी आज भी 50, 55, 60 हजार रुपए होगी। बताते कैसे हैं? हाँ, उनको 2 सहयोगी मिले हुए हैं 30 हजार के, 15 हजार के 2 सहयोगी। वो सहयोगी नहीं रखेगा, वो 30 हजार रुपए अपने पास रखेगा, फिर काम वो खुद से करना शुरू करेगा 30 हजार वाला, या फिर 6 हजार के 2 रख लेगा। कौन सा आदमी मिलता है भाई? 15 हजार में क्वालिफाइड आदमी कौन सा ऐसा मिलता है जो आपका काम कर सके? इस पॉलिटिकल कल्चर को बदलने की जरूरत तो ये तो पार्टियां करेंगी ना, पार्टियों को मालूम है। सरकारें जितने करेंगी। पैसे 60,000 करोड़ का फिगर, सीएमएस का फिगर बता रहे हैं प्रोफेसर जगदीप छोकर, तो ये तो हकीकत है। आपने इतने चुनाव यहां पर देखे हैं, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख लोगों की भीड़ का जब डंका बजाया जाता है, वो ऐसे ही आ जाते हैं। मैंने अभी अपने एक मित्र को फोन किया, मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। मैंने अभी अपने एक मित्र को फोन किया कि एक चार्टर्ड प्लेन, आजकल उसका कल्चर है ना, एक साथ चाहे छोटी पार्टियां हो, बड़ी पार्टियां हो, आप कितने 4 नेता सारे भी लखनऊ जा रहे हैं, 4 अलग से चार्टर्ड प्लेन जाएंगे। चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, उसके बाद पटना एयरपोर्ट पे उतर के, लखनऊ एयरपोर्ट पे उतर के वो चॉपर लेते हैं। 70,000 से लेकर 4 लाख प्रति घंटा। और जो वीआईपी होगा वो नॉर्मल चॉपर में नहीं चलता है, वो महंगे चॉपर में चलता है, वो सेफ चॉपर में चलता है, वो सेफ चार्टर्ड में चलता है।
कहां से आता इतना पैसा? हमने तो पैसा है ना। हमने राजनीति को बेईमान बना दिया है, और राजनीति जब एक बार बेईमान हो गई है तो उसका असैसिनेशन हो चुका है, कैरेक्टर असैसिनेशन उसका। वो अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में सुधार लाने को तैयार नहीं है। बहुत दिन तक तो यही था ना कि तो इसे ही तो राजशाही कहते हैं कि राजा अपने हिसाब से करेगा, अपने मन मर्जी के काम चलेगा, जनता प्रताड़ित होती रहे, ये इंट्रोस्पेक्ट उस पर कर लगाए जाते रहेंगे, चाहे सूखा भी आ गया तो जी राजा जी ने कह दिया, ये पुराने जमाने की मैं बात कर रहा हूं कि नहीं जी कर मैं तो छोड़ूंगा नहीं। ये इंट्रोस्पेक्ट करना होगा संदीप। ये कांग्रेस, बीजेपी और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करें कि नहीं, समाज में सभी नंगे हैं, तो उन सबको बैठना पड़ेगा ना। हम तो ये बताना नहीं चाहती पॉलिटिकल पार्टियां कि दरअसल हमारे पास चंदा कितना आया, अब पता लगने लगा है, हमने कितना नहीं, वो भी कहां पता लगता है, उसमें भी है ना कि इतने अमाउंट से कम का है तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप बढ़ा के बता दो बिल्कुल जी मुझे तो 2000 रुपए से कम ही मिले हैं। एक मोटे तौर पे आपको पता अब चलने लगा, पहले तो ये भी पता नहीं चलता था। तो दरअसल जब हम अपने आमद, अपनी आय का स्रोत बताना नहीं चाहते कि हमारे पास कितने आए और कितने खर्च किए, तो ये बेईमानी जब तक रहेगी तब तक इसका हल नहीं निकल सकता। और इसमें सुभाष चंद्र अग्रवाल साहब, एक खास बात यह है कि जब राजस्थान पत्रिका के संवाददाताओं ने राजभवन के प्रोटोकॉल से जुड़े वरिष्ठ अफसरों से बात की तो वो कहा कि खर्च तो होता है पर खर्च का हम ब्यौरा नहीं दे सकते, मतलब ब्यौरा भी नहीं दिया जा रहा है। खर्च कितना है, 6-6 साल में एक बार कोई जा रहा है, राजभवन खड़े हैं जी, राजधानी में तो है ही। ये मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं सुभाष चंद्र अग्रवाल साहब। देखिए, जहां तक माउंट आबू वाला जो आप बता रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ वो तो बड़ा लकी राजभवन है कि वहां पे एक राज्यपाल थी और वो राष्ट्रपति बन गई जब वो वहां पे रही थी उस समय जब उन्हें मैसेज गया। खैर, आपने राजभवनों की बात करी, आप राष्ट्रपति निलायम को क्यों भूल गए? हैदराबाद के वहां पे अगर राष्ट्रपति महोदय ठहरने जाते हैं तो वहां पे इतने सांप होते हैं कि पहले उन सांपों की सफाई के लिए बहुत खर्चा होता है। और जब हमारे यहाँ इतने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट हो रहे हैं तो इनको भी डिसइन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर दिया जाए, जितने भी ये सरप्लस राजभवन है। और हमारे यहाँ चर्चाएं होती है। अभी आपके एक पैनलिस्ट कह रहे थे भाई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देखने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जहां पे सभी राजनीतिक दलों का स्वार्थ एक साथ होता है वहां पे चर्चाएं होती रहेंगी और जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है उसका मूल्यांकन ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा मैं कहूंगा 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कैबिनेट नोट पास किया था कि भविष्य में कोई भी गवर्नमेंट बंगला मेमोरियल नहीं बनेगा और ना ही समाधि बनाई जाएगी सरकारी खर्च पे। जो बन गई वो अलग है। हो गया ना 6 कृष्णन मार्ग पे मैंने इतनी आरटीआई एप्लीकेशन लगाई जब तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने उस पर जबरदस्ती एनक्रोचमेंट और ट्रेस पास कर रखा था कि एक बार मेरे को जवाब आ गया मिनिस्ट्री से कि 1,98,00,000 का रेंट बिल उनके नाम पे, मीरा कुमार जी के नाम पे इशू हो गया। बाद में संसद में कहा गया है या बाहर कहा गया कि वो तो आरटीआई के दबाव में इशू हो गया था और वो रेंट बिल वापस लिया गया। इसी तरीके 12, 14, 16 रकाबगंज मार्ग पे मायावती जी को 3 डिफरेंट कैपेसिटीज में 3 बंगले अलॉट हो गए और मेरे पास रिस्पॉन्स है कि वहां पे जो मालिक है उन बंगलों का, सीपीडब्ल्यूडी, उनके अफसरों को घुसने की भी परमिशन नहीं होती थी। और फिर में यूपीए गवर्नमेंट जाते जाते उन्हें लॉन्ग टर्म लीज पे उन बंगलों को, उनके फाउंडेशंस को दे गई और वो स्मारक में तब्दील हो गए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो बाबू जगजीवन राम जी का स्मारक बन गया 6 कृष्णा मेनन मार्ग और 12, 14, 16 जो है वो बाबू। तो ये सब राजे रजवाड़े हैं आपस में, ये संपत्ति का बंटवारा कर मिली भगत है, सब मिली भगत है। कुछ नहीं, चर्चाएं होती रहेंगी और हिस्टोरिकल वैल्यू को देखना मूल्य नहीं, क्योंकि आप इतनी आरटीआई करते हैं सुभाष बाबू। देखिए आजकल जो ये शगल हो गया है ना जी, हमारा खर्च बढ़ गया है, जन कल्याणकारी नीतियां, ये मुश्किल काल है, लोगों को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं जी, कोरोना पर पैसा खर्च हुआ, मुफ्त में वैक्सीन लगा रहे हैं। तो पैसा तो है ना सरकार के पास,
बिल्कुल आपने देश चर्चा में का पैसा धारा- है 18 से आगे लाख बहुत करोड़ बढ़ा दिया, तो के बोलने को काले धन बहुत की कुछ बात थी, वो काला धन कहां गया? अब छिप गया, उसकी कोई बात और नहीं देखिए, करेगा। इसी अब आम तरीके आदमी से- दो जी, इसी 110 तरीके से- रुपए भी दो, पेट्रोल के दाम, डीजल के 100 रुपए दो दाम। हम्म। देश अब हित इसी काला तरीके- धन लाने में है, उन चर्चाओं में है इसी कि पेट्रोल तरीके के से दाम, आप- बढ़े हुए दाम बिना चू चपट के आप भर दो। इसी तरीके से समाधि भी बन गई अब तो। हर एक राजनीतिक दल की इसमें एक रूपता है। और दूसरे, आपने इतनी बातें कही, जब इन्होंने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी और जहां 40-40 लाख रुपए की बोली तो एक पंचायत अध्यक्ष के लिए एक एक सदस्य लग रही है, तो फिर पेंशन देने की जरूरत क्या है हमारे पार्लियामेंटेरियंस और एमएलए को? जब सरकारी कर्मचारियों, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, चाहे जज, चाहे जो लेजिस्लेचर में हो उनके लिए, और चाहे सरकारी कर्मचारी हो। ये जितने भी ये है, ये सत्ता की मिली भगत है ना। सारे जो ऊपर बैठे हैं, क्या जजेस को आलीशान बंगले नहीं मिलते? उनको भी तो मिलते हैं ना। हमने राष्ट्रपति भवन की बात की, अगर राष्ट्रपति अपने गांव जाते हैं, भाई गांव सब जाना चाहते हैं, पर वो उनके लिए बाकायदा एक विशेष ट्रेन का इंतजाम होता है। और देखिए, करप्शन तो अब तो करप्शन भी लीगलाइज्ड हो गई। जगदीप चोखर जी बैठे हुए हैं, आप पूछिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या चीज है, कि नाम नहीं बताएंगे किसने किसको दिया। आपको पता है कि कोई देने वाला पागल थोड़ी है, जिसे अपना काम लेना होगा वो उसी को देगा जिससे काम निकल सकता हो। ये तो ओपन फैक्ट है। आलोक जोशी कुछ बीच में ऐड करना चाह रहे थे। आलोक बाबू, ये जोड़ना चाहता हूं संदीप जी कि जो बात हो रही है मिली भगत की, ये सारी राजनीतिक दल मिले हुए हैं, यहां तक तो आप सब देख रहे हैं। इसके आगे की भी कहानी है। और जो सरकारी संपत्तियां, मैं कुछ समय पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क गया था, जहां अंदर कुछ गेस्ट हाउस हैं जिनको काफी मशक्कत के बाद वो मिलते हैं। हाँ निकाला है, मेरा भी शौक है वहां जाने का। किराया बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत मशक्कत होती है। तो मुझे किस्मत से वो जो डिकाला सेंट्रल गेस्ट हाउस है उसमें एक कमरा मिला, और उसमें 3 नंबर कमरा जब मुझे मिला, मैंने कहा भाई ये दोनों जो 1 और 2 हैं ये भी तो खाली पड़े हैं, इनमें से एक दे दो। उसने कहा साहब वो तो खुलते नहीं है, उनको तो हम तैयार करके हमेशा बंद रखते हैं। मैंने कहा क्यों बंद रहते हैं? बोले कभी हाईकोर्ट के कोई जज साहब आ गए, उनको कमरा नहीं मिला तो हम सबकी तो छुट्टी हो जाएगी। ये व्यवस्था है हमारी। एक जगह का हाल नहीं है। हाँ। आप ये इमेजिन कीजिए, इस देश में जितनी जगहों पे गेस्ट हाउसेस की व्यवस्था है वहां सब जगह ऐसे कमरे बंद पड़े हैं, क्योंकि न जाने कब कौन महामहिम टपक जाए। और एम्स में रहते हैं ना वहां पर बिस्तर। कोरोना काल में भी वैसे नॉर्मल एडमिशंस नहीं हो रहे थे, पर वहां पर अगर वीआईपी है तो उसको तो मिल जाएगा ना बेड। सुकेश तो वीआईपी है भाई, हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का जब तक टैग आपने कार में देखा है कभी? आप कार की रैलियों में जाएं, वहां उसमें भी वीआईपी का टैग लगा होता है। तो हमने पंचायती राज की परिकल्पना की थी भाई साहब, आपने उसकी तरफ इशारा किया है। ब्लॉक प्रमुख से शुरू हो जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष बाद में जाइए आप। आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे, उसमें जो जिस तरीके की मारपीट उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में देखी गई है, तो आप समझिए कि क्या है। प्रोफेसर चोकर, 20 सेकंड सर, आई हैव टोटली रन आउट ऑफ टाइम। लास्ट कमेंट आपका। सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिएगा अपने ऑडियो को। 20 सेकंड में तो बताना मुश्किल है, लेकिन बहुत बातें हैं। एक तो ये कि सड़क का नाम बदलने में तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखना होता है, लेकिन जब सेंट्रल विस्टा बनता है तब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य नहीं रहता है। दूसरी बात, सुकेश जी ने बड़े जोर से बताया कि हमने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया और एमएलए एमपी की तनख्वाह बहुत कम है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एमएलए एमपी की तनख्वाह कौन फिक्स करता है। दूसरे, मैंने तो कई बार ये कहा है और लिखा है कि एमएलए एमपी की तनख्वाह आप 10 लाख रुपए महीना कर दीजिए, लेकिन बाकी सब जो मिलते हैं पर्क्स वो बंद कर दीजिए। हाँ, वो अपने आप मकान किराए पे ले, अपने आप टेलीफोन का बिल दे। बिल्कुल मैं उस राय का हूं, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने कहा हमने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, हम समझते हैं कि वो बेईमानी होगा। जैसे प्राइवेट कंपनियों में कॉस्ट टू दी कंपनी होता है, यहां भी सीटीसी होना चाहिए, कॉस्ट टू दी कंट्री। तो बिल्कुल ठीक बात। ये C2C होना चाहिए, कॉस्ट टू द कंट्री, कितना खर्च
आप और मैं कर रहे हैं और हमसे और पैसे मांगे जाते हैं इस दलील के साथ कि जी खर्च बढ़ गया, आमदनी कम हो गई है। आमदनी तो बढ़ा सकती है सरकार, लेकिन वो राजनीतिक शक्ति, इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल दिखाने की जरूरत है और ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने की भी और अपने प्रवक्ता भेजने की भी जरूरत है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।